आदरणीय जेडी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और हमारे मार्गदर्शक त्रिपाठी सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग इतिहास पर चर्चा करेंगे और जो टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है वो गुप्त काल है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ कालखंड ऐसे हैं जो इतिहास की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया है। आप पहला कालखंड पढ़े होंगे मौर्य काल, दूसरा कालखंड आता है इतिहास में गुप्त काल, तीसरा मुगल काल है और चौथा जो कालखंड है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसको हम गांधी युग भी कह सकते हैं। ये जो भारतीय इतिहास के जो कालखंड हैं अपने आप में बहुत ही रोमांचक भी हैं। इतिहास को एक ऐसी दिशा प्रदान करते हैं कि आने वाले समय में भी लोग उसका पालन करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इन कालखंडों को क्लासिकल युग भी कहते हैं। जब हम गुप्त काल को पढ़ते हैं, जब हम इतिहास के कालखंडों को पढ़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि इतिहासकारों का कई समूह दिखता है और वो अपने अलग अलग ढंग से इतिहास की व्याख्या करता है। उन समूहों में जो पहला समूह है, जो सबसे पहले भारतीय इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया, वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास लेखन आप लोग जानते होंगे। इतिहास लेखन किसे कहते हैं? इतिहास लेखन का तात्पर्य यह होता है कि इतिहास के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास जो लिखने वाला है वह किस विचारधारा से संबंधित है, उसी को हम इतिहास लेखन कहते हैं। अप्रोच, दृष्टिकोण क्या है हमारा। इसी दृष्टिकोण में हमको मूलतः चार इतिहास लेखन हमको दिखाई देता है। एक है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, दूसरा है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, तीसरा है मार्क्सवादी इतिहास लेखन और चौथा अभी हाल ही में जो नया इतिहास लेखन चल रहा है वह नव उदारवादी इतिहास लेखन है। खासतौर से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और इन अलग अलग राइटों के, इन अलग अलग विचारधाराओं से संबंधित जब किताबें हमको उपलब्ध होती हैं तो हम बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं और यह निर्णय नहीं ले पाते कि आखिर में उन्होंने जो लिखा है, जो कहा है, क्या वो सही है। विचारधारा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री का इतिहास कोई लिखना शुरू करे और एक व्यक्ति ऐसा है जो उनका घोर समर्थक है, तो उनको देश का बहुत बड़ा नायक बना देगा, और एक जो उनका घोर आलोचक है, अगर वो किताब लिखता है तो बहुत बड़ा खलनायक भी बना सकता है। यही दृष्टिकोण है इतिहास का। आप देखे होंगे कि इतिहास में कुछ शासक ऐसे रहे हैं, जैसे हम एक नाम ले लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। उस व्यक्ति को इतिहास में पागल सिद्ध कर दिया गया। वो पागल क्यों सिद्ध हो गया? क्योंकि उस काल के समकालीन जो इतिहासकार थे, उन्होंने जब उसके इतिहास को लिखा तो कहा कि यह एक पागल शासक था। लेकिन जब इतिहास का गहन अध्ययन किया गया तो देखा गया कि इतिहास पढ़ने से पहले, इतिहास की किताब पढ़ने से पहले हमें इतिहासकार को भी पढ़ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पागल कहा, उस व्यक्ति को उस शासक ने काफ़ी लंबे समय तक जेल में रखा था, उसको दंड दिया था, तो ऐसा व्यक्ति उसका मूल्यांकन कैसा कर सकता है? तो इतिहास लेखन यही है और इतिहास लेखन की यही समस्या हमें गुप्त काल में भी दिखाई देती है। गुप्त काल को आप जब पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि मुख्यतः तीन नामों से इसको जाना जाता है, इसको एक तरह से उपाधि दी जाती है। एक कहा जाता है कि यह क्लासिकल युग था, दूसरा आप लोग सुनते होंगे कि यह स्वर्ण युग था, सुनते होंगे यह हिंदू पुनर्जागरण का काल था। यह ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है कि मैंने बताया कि इतिहास सबसे पहले साम्राज्यवादियों ने लिखा। जब साम्राज्यवादियों ने भारत का इतिहास लिखा तो उन्होंने भारतीय समाज को पतनशील माना। कहा कि भारत के कोई शासक ऐसे भी नहीं हुए जो भारत की समृद्धि में योगदान दे सके, इसलिए भारतीय समाज बर्बर है, असभ्य है और मैं सभ्य हूँ, इनको सभ्य बनाने आया हूँ।
यह जो उनका कथन था, भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको बड़ा आहत किया। और उन्हीं में से केपी जायसवाल, हेमचंद राय चौधरी जैसे कुछ इतिहासकार आए और भारतीय इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया और उस चुनौती को सामना करते हुए उनको ये बताने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे शासक, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी संस्कृति बिक है। ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी इतिहासकार कहा गया। और उन्हीं में से उन्होंने गुप्त काल, वो इस निर्णय पर पहुंचे कि यह काल एक स्वर्ण युग था, एक क्लासिकल युग था और हिंदू पुनर्जागरण का काल था। लेकिन इस स्टेटमेंट को भी चुनौती मिली। जो नया इतिहासकार आया आज़ादी के बाद 50 और 60 के दशक में मार्क्सवादी इतिहास लेखन आया, जिसका नेतृत्व डीडी कौशाम्बी कर रहे थे। उन्होंने जब आया तो कहा कि राष्ट्रवादियों ने गुप्त काल की जो व्याख्या की है, जैसे लगता है कि उन्होंने उसकी उपलब्धियों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके व्याख्या किया है, लेकिन उनके इतिहास का अध्ययन करने का जो तरीका है वो अलग है। वो हमेशा सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इतिहास का मूल्यांकन करते हैं। उनका यह कहना था, जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, कि इतिहास का मूल्यांकन हमेशा सही न्याय कर सकते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस कालखंड में किस तरीके से इतिहास को एक नई दिशा और परिवर्तन देता है। हम लोग लिखते भी चले, मैंने देख रहा हूँ कि आप लोग लिखने का काम कम कर रहे हैं, तो लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। हम लोग लिखें गुप्त काल। गुप्त काल, इस काल को मैंने बताया था कि 3 नाम दिए गए। पहला लिख लीजिए क्लासिकल युग, दूसरा है स्वर्ण युग और तीसरा है हिंदू पुनर्जागरण का युग। ये 3 कालखंड कहे गए। क्लासिकल युग का मतलब ये होता है कि इस युग में ऐसे मानदंड स्थापित हुए जो आने वाले युग में भी चलते रहे। यानी उस काल में जो कला प्रदर्शित हुआ, जो मंदिरों का निर्माण हुआ, जो अजंता के गुफाओं में जो चित्रकारी हुई, जो साहित्य लिखे गए, उस साहित्य की परंपरा लंबे कालों तक चलती रही। तो इसीलिए इस काल को क्लासिकल युग कहा गया। मंदिर बनाने की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो गुप्त काल में आती है कि मंदिर कैसे बनाया जाए। उसके पहले मंदिर बनाने का तरीका अलग हुआ करता था, लेकिन इसके बाद मंदिर से उसी तरह बनाए जाने लगे। साहित्य की जो शैली अपनाई गई, साहित्य लिखने की, नाटक लिखने की जो शैली अपनाई गई, वो तरीका आने वाले समय में भी, आने वाले युग में भी अपनाया गया। यही कारण है कि इस कालखंड को इतिहासकारों ने क्लासिकल युग का भी नाम दिया है। और क्लासिकल युग किस क्षेत्र में है? ये कला और साहित्य के क्षेत्र में। यह क्लासिकल युग कहा जाता है कला और साहित्य के क्षेत्र में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कला और साहित्य के क्षेत्र में किस युग को आप क्लासिकल युग मान सकते हैं, तो उसमें आपको गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो गुप्त काल जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में एक क्लासिकल युग है। क्लासिकल मतलब आप लोग समझ गए कि एक ऐसा मानदंड स्थापित हुआ जो आने वाले समय में भी उसी मानदंडों पर लोग आगे बढ़े। इसके बाद स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किस रूप में कहा गया? यह जो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने कहा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग किस इतिहास लेखन में कहा गया है? मार्क्सवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, नव उदारवादी इतिहास लेखन। यह इतिहासकारों का एक समूह है। तो यह जो स्वर्ण युग कहा गया वह राष्ट्रवादी इतिहास लेखन उदार कहा गया। समझ में आ रहा है? राष्ट्रवादी। उन्होंने स्वर्ण युग इसको क्यों कहा? उन्होंने यह कहा कि इस युग में कला और साहित्य बड़े अच्छे ढंग से लिखे गए, कला का प्रदर्शन किया गया, और इस युग में विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र की काफ़ी प्रगति हुई।
इस काल में आर्थिक उन्नति हुई क्योंकि इस काल में स्वर्ण के सिक्के अधिक जारी किए गए। इन सब आधारों पर उन्होंने यह कहा कि यह युग स्वर्ण युग है। इसके बाद हिंदू पुनर्जागरण का काल कहा गया। इसको कहा गया कि इस काल में मौर्य काल के बाद और मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में हिंदू सभ्यता का मतलब यहाँ ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान से है कि जो वैदिक संस्कृति जो धरोहर पतन की अवस्था में थी, बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हो रहा था और ब्राह्मणवादी संस्कृति का पतन हो रहा था। इस काल में आने के बाद वैष्णव धर्म काफ़ी प्रगति पर पहुंचा और राजाओं ने उसको संरक्षण दिया। इसलिए इस काल को राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने हिंदू पुनर्जागरण भी कहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर यही होता है कि इस काल को हिंदू पुनर्जागरण इसलिए कहा गया राष्ट्रवादियों द्वारा कि इस काल में ब्राह्मणवादी संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ। सिर्फ इसीलिए इसको हिंदू पुनर्जागरण कहा गया। इसके बारे में हम जब सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जब हम अध्ययन करेंगे गुप्त काल का, तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तृत ढंग से। तो यह भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का भी परिणाम है। अब हम गुप्तों के उदय से संबंधित चीज़ों पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हैं। ये तो चर्चा इसलिए मैंने कर दिया कि गुप्त काल के पढ़ने में उसके मूल्यांकन में कौन कौन से दृष्टिकोण हमको दिखाई देते हैं और क्यों दिखाई देते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करेंगे। अभी हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, गुप्त साम्राज्य का उदय। गुप्त काल का उदय हम लोग देखें। गुप्त काल आवाज आ रही है? गुप्त काल के बारे में गुप्त काल जो साम्राज्य है, इसको बढ़ाने में किन किन राजाओं का योगदान था, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हम इसको एक मानचित्र से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये भारत की राजनीतिक दशा में हम लोग देखते हैं कि कैसे गुप्त काल कहाँ थे, मौर्योत्तर के बाद कौन कौन से राजनीतिक शक्तियाँ भारत के मानचित्र पर दिखाई देती हैं। हम देखेंगे कि यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर शकों का शासन था, यानी विदेशी शासन था। यहाँ पर एक गणराज्य था अर्जुनायम, और इस बेल्ट में यौधव गणराज्य था, और यहीं पर ये पूरा बेल्ट लिए ये वाकाटक थे। ये छोटी छोटी शक्तियां थी, और यहीं पर आपके गुप्त थे। ये जो है गुप्त काल के समय की ये स्थिति है। और ये सभी शक्तियां जो विखंडित थी, किसी के पास बहुत अधिक शक्ति नहीं थी, सभी राज्य कमजोर थे। सिर्फ यहाँ पर एक श्रेष्ठ सेनापति की आवश्यकता थी जो एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर सकता था। और उसी समय यहीं पर लगभग प्रयाग और कौशाम्बी का जो क्षेत्र था, यहीं पर गुप्त वंश का उदय होता है, और जो पहला शासक है वो श्रीगुप्त है। और यहीं पर गुप्त साम्राज्य दिखाई देता है, और धीरे धीरे 40 साल में जाते जाते यह इस पूरे क्षेत्र का बादशाह बन जाता है। और इस तरीके से मौर्य काल के बाद द्वितीय साम्राज्य निर्माण की जो परंपरा है वो गुप्तों के द्वारा प्रारंभ की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप इसका उत्तर मौर्य काल को देते हैं। यानी सबसे पहले एक बड़े साम्राज्य का निर्माण जो किया था
वह मौर्यों ने किया था, और द्वितीय अखिल भारतीय साम्राज्य का जो निर्माण किया गया वो गुप्तों के द्वारा किया गया। क्लियर है? और यहाँ पर प्रयाग और कौशाम्बी के पास जाकर के गुप्त जो है दिखाई देते हैं, और उनका सबसे जो पहला शासक है वह श्रीगुप्त है। जो पहला शासक है वह श्रीगुप्त है। इस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें दो लेखों से मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र। इस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी देता है प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र, और दूसरा है सूपिया, एक सूपिया अभिलेख है। इन दो अभिलेखों में गुप्त शासक का जो पहला नाम मिलता है वो श्रीगुप्त मिलता है। सूपिया अभिलेख और प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र। प्रभावती के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस व्यक्ति के बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और यह माना जाता है कि इस व्यक्ति ने प्रयाग और कौशाम्बी के पास गुप्त वंश की स्थापना की, और उसने महाराज की उपाधि ली थी। उसने उपाधि कौन सी ली थी? महाराज। महाराज की उपाधि यह प्रदर्शित करता है कि वह किसी के अधीन था। महाराज की उपाधि यह प्रदर्शित करता है कि यह शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, वह किसी के अधीन था। और यह किसके अधीन था? कुषाणों के अधीन था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। महाराज उस समय सामंत जो हुआ करते थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे, तो इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण किया था। और उस समय कुषाण जो है इस क्षेत्र में काफ़ी डेवलप कर रखे थे, और ये सभी लोग उसी के सामंत थे, तो उसी में यह भी जो है सामंत थे। पूछा जाता है कि गुप्त किसके सामंत थे? शकों के थे, कुषाणों के थे, सातवाहनों के थे, किसके थे? तो ये कुषाणों के थे, और इन्होंने महाराज की उपाधि ली। और एक बात और है कि प्रभावती गुप्त जो ताम्रपत्र है इसमें श्रीगुप्त का नाम आदि राज रखा गया है। श्रीगुप्त को क्या कहा गया है? आदि राज कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूपिया अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है, और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में इनकी जानकारी मिलती है। दूसरे जो शासक हैं उनका नाम घटोत्कच है। दूसरे जो शासक हैं उनका नाम घटोत्कच है। घटोत्कच आप लोग नाम सुने होंगे, महाभारत काल में सुने होंगे, इस काल में भी रहे हैं। घटोत्कच के बारे में भी जानकारी इन्हीं दो लेखों से मिलती है ज़्यादातर। प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र, सूपिया अभिलेख, और उसमें भी प्रभावती घटोत्कच को भी महाराज की उपाधि लेते हुए देखा गया है। उसमें भी उन्होंने महाराज की उपाधि ले रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ये भी कुषाणों के अभी अधीन है। घटोत्कच हो गए। इसके बाद उनका कोई विशेष इतिहास नहीं है, उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो तीसरे नंबर के जो शासक हैं इस काल के, उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरे जो हैं वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। और यह व्यक्ति पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। तो गुप्त वंश का पहला शासक है जो पहला पूर्ण शासक है, महाराजाधिराज, यानी इसने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिया। अब वो किसी के अधीन सामंत नहीं है, और इसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि लेता है, और यह प्रदर्शित करता है यह उपाधि कि यह एक पूर्ण शासक है। और इन्होंने सत्ता पर जब बैठा तो वो वर्ष था 319 से लेकर के 350 ईस्वी तक ये सत्ता पर काबिज रहे। और 319 में जब ये सत्ता पर बैठे तो उस समय एक संवत का प्रचलन प्रारंभ हुआ, उसको कहा गया गुप्त संवत। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था?
तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और यह कब प्रारंभ हुआ? 319 से। 319 में ही गुप्त संवत आया और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है यह मथुरा अभिलेख से मिलती है। मथुरा अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की और इन्होंने ही सबसे पहले पूर्व शासक रहे जिनको कहा गया महाराजा धीराज। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई कूटनीतिक पहलू प्रारंभ किया जो कि मौर्यों ने भी किया था और वो था वैवाहिक कूटनीतिक। और उन्होंने वैवाहिक कूटनीतिक के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया। और इन्होंने उस समय का प्रतिष्ठित सामाजिक परिवार लिच्छवी परिवार हुआ करता था। एक लिच्छवी गणराज्य था जो इधर था, आपके बिहार में था। लिच्छवी एक गणराज्य था और लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारियों से कई महापुरुष पैदा हुए थे। तो उस गणराज्य का बड़ी प्रतिष्ठा थी समाज में, जिसमें आप नाम गौतम बुद्ध का भी ले सकते हैं, महावीर स्वामी का भी नाम ले सकते हैं। तो ये जैसे महान विभूतियाँ पैदा हुई और इस गणराज्य की बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो हर शासक इस परिवार के साथ अपना वैवाहिक संबंध जोड़ना चाहता था और इसमें जो सफल हुआ चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम इस वैवाहिक संबंध में सफल रहा और वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर लेता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल के वैवाहिक संबंध का क्या उद्देश्य था? तो उसमें एक उद्देश्य होता है सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करना, राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि करना। ये दोनों सही है। अगर कूट में आ जाए ए और बी तो दोनों सही हो जाएगा। तो इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और किस परिवार के साथ? लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से उन्होंने शादी किया। इस शादी का महत्व इस बात में भी है, कैसे पता चला कि यह शादी जो है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है? कुछ प्रमाण मिलते होंगे। शादी तो हर राजा करता है। इन्होंने जो कुमार देवी हैं उनका चित्र अपने सिक्कों पर अंकित कराया। इससे प्रदर्शित चर्चा है कि वह इस परिवार की आई हुई रानी को कितना सम्मान देते हैं। और इन्होंने आगे लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी का चित्र अपने स्वर्ण सिक्कों पर अंकित कराया। स्वर्ण सिक्कों पर इन्होंने कुमार देवी का चित्र अंकित कराया। इसलिए इस सिक्के को, जो इनका सिक्का था स्वर्ण सिक्का, ये ऐसे था और ये रिंग सेरेमनी का है चित्र। आप लोग सही से देख लीजिएगा, रिंग पहनाते हुए यह चित्र है। इसलिए इसको राजा रानी प्रकार का सिक्का भी कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए। पूछा जाता है कि गुप्त काल में राजा रानी प्रकार का सिक्का, लिच्छवी प्रकार का सिक्का, विवाह प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो जो यह सिक्का था वह सेरेमनी का है। दिखाया गया है कि अंगूठी जो है वह रानी को पहना रहा है। तो इसको राजा रानी का प्रकार का सिक्का भी कहते हैं और विवाह प्रकार का भी कहते हैं, लिच्छवी प्रकार भी कहते हैं। कारण क्या है कि इस सिक्के पर लिच्छव शब्द भी अंकित है। इस सिक्के पर लिच्छव शब्द भी अंकित है। आईएएस का जब आप पेपर देते हैं, पीसीएस का, खासतौर से आईएएस का, तो बड़े डीप हो जाते हैं क्वेश्चन, उनके बड़े गहराई से आने लगते हैं। वह शब्द जो है पूछ लेगा कि गुप्त काल में एक सिक्का पाया गया जिस सिक्के पर लिच्छव शब्द अंकित है, वह किस राजवंश से संबंधित है? तो स्वाभाविक है कि अगर आप नहीं ध्यान से पढ़े हैं तो आप इसको लिच्छवी गणराज्य मान सकते हैं, लेकिन यह गुप्त वंश का है। किसका है? गुप्त वंश का है। वह एक सम्मान में कुमार देवी के सम्मान में उन्होंने अपने इन स्वर्ण सिक्कों पर यह शब्द अंकित कराया था। और इसी स्वर्ण सिक्के के साथ गुप्त साम्राज्य का यह पहला ही शासक है जो स्वर्ण सिक्का जारी करता है। चूँकि घटोत्कच और श्रीगुप्त किसी शासक के अधीन थे, इसलिए वो कोई सिक्का जारी नहीं कर सकते थे। वह उन्हीं जिसके अधीन थे उसी के अधीन के सिक्के का यूज कर सकते थे।
मगर इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किया और स्वर्ण के साथ साथ उन्होंने एक सिक्का और चलाया जिसको इतिहासकारों ने बाद में मान्यता दी, वह था रजत सिक्का, चांदी के सिक्के। उसके पहले चांदी के सिक्के चलाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय को मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं, नए शोध जो आए हैं उसमें चंद्रगुप्त प्रथम को ही रजत सिक्का और स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो इनके बारे में इतनी बातें थी। पहला पूर्ण शासक है, गुप्त संवत इन्होंने चलाया और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि की। और आप देखते होंगे कि लिच्छवी गणराज्य यह है और इसके आसपास जो छोटे छोटे गणराज्य थे, सामंत थे, इनकी सहायता से अपने साम्राज्य का ये विकास करने लगे। एक छोटा सा साम्राज्य का उन्होंने एक बड़ा आकार देना शुरू कर दिया और भारत में मौर्य काल के बाद जो साम्राज्य निर्माण की परंपरा बाधित हो गई थी, अब गुप्त काल में अब वो प्रारंभ हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो गुप्तों ने किया था। अशोक के बाद यह साम्राज्य धराशायी हो गया था, छोटे छोटे राजवंशों में विभाजित हो गया था, मगर उन सभी राजवंशों को समाप्त करने का श्रेय गुप्तों को जाता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम के काल में यह प्रारंभ होना शुरू होता है और समुद्रगुप्त तक जाते जाते यह साम्राज्य का आकार यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। चंद्रगुप्त, जब हम गुप्त काल पढ़ते हैं तो गुप्त काल में स्त्रियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ रानियां हैं जिनके बारे में हमको जानकारी लेना है। उन्हीं रानियों में एक कुमार देवी हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम के दो लड़के हैं, एक समुद्रगुप्त है और एक शासक का नाम मिलता है कांच, जो कि बहुत बाद में ये आए। कारण क्या था कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। इनके दो पुत्र दिखाई देते हैं, एक कांच और एक समुद्रगुप्त। कांच के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती। यह उस काल में जब गुप्त मुद्रा के बारे में जब अध्ययन किया जाने लगा, अल्तेकर महोदय जब अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय कुछ सिक्के ऐसे मिले जिस सिक्के पर कांच नाम लिखा हुआ था और उस पर उसकी उपाधि सर्वराजोच्छेदा रखा हुआ था। बस इतना ही इसके बारे में याद करना है। इसकी जो उपाधि थी सर्वराजोच्छेदा थी। एक बार ये प्रश्न आईएएस में भी आया हुआ है, पूछा था कि गुप्त काल में सर्वराजोच्छेदा की उपाधि किसने धारण की थी। क्योंकि कांच का बहुत कम उल्लेख मिलता है किताबों में, क्योंकि एक मुद्रा के आधार पर ही इनका मूल्यांकन किया जाता है कि समुद्रगुप्त के पहले कुछ समय तक ये शासक रहा, किसी कारणवश पता नहीं चलता है कि इसका काल इतना कम क्यों रहा और इसका जो कार्यकाल था बहुत तेजी से समाप्त हो जाता है। मगर सिर्फ और सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में इसको पूछा जाता है। सर्वराजोच्छेदा की उपाधि इसने लिया और लोग गलती से समुद्रगुप्त मार करके चले आते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व था इस काल का। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देखते हैं कि इस काल में साम्राज्य का विस्तार, राजनीतिक परिस्थिति कैसे बनती है। समुद्रगुप्त है और यह 350 से 375 ईस्वी तक ये शासक रहा। इनके बारे में कहा जाता है ये भारत के नेपोलियन हैं, भारत के नेपोलियन। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहने वाला जो व्यक्ति है, इतिहासकार है, वो वेसेंट स्मिथ हैं। स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन फ्रांस का शासक था, आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे। काफ़ी बहादुर था और पूरे यूरोप में लगभग अपने साम्राज्य का विस्तार कर रखा था, मगर वाटरलू के युद्ध में वो पराजित हो गया था। मगर यह जो नेपोलियन है यह पराजित नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। कहा जाता है कि अपने जीवन में करीब 100 से अधिक युद्ध लड़ा था।
और ये कभी पराजित नहीं हुआ। इसकी वीरता को देखते हुए इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। ये जो पुत्र थे कुमारगुप्त चंद्रगुप्त के थे। चंद्रगुप्त जो है इनके पिता थे और इनकी माँ जो थी कुमार देवी थी। इनकी माँ कुमार देवी थी, इसीलिए इनके सिक्के पर कुमारगुप्त की एक उपाधि मिलती है, लिच्छवी दौहित्र। इन्होंने अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। आप इस शब्द से यह समझिए कि लिच्छवी गणराज्य का कितना प्रभाव था कि उसके पति को, यानी कि जो उस राजकुमारी का जो पति है वो भी कितना सम्मान देता है, सिक्के पर उनके तस्वीर अंकित कराता है। और फिर जो उनका पुत्र है जो इतना प्रभावशाली है, वो भी बड़ा गर्व से कहता है कि मैं लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र हूँ। लिच्छवी दौहित्र यह उपाधि धारण करते हैं। तो जो इनकी उपाधियाँ हैं समुद्रगुप्त की, इसके अलावा अन्य भी है। इन्हें कविराज की भी ये उपाधि लेते हैं। इसके बाद पराक्रम, ये उपाधियां आपको पढ़ना जरूरी है। गुप्त काल की उपाधियां पूछा जाता है। हाँ, आपका कोई प्रश्न? हेलो, हाँ, किसको? कभी ये उपाधियां, इसको आपको हिंदी में ही पढ़ना होगा। हिंदी और अंग्रेजी जब भी देखेंगे तो उसमें भी आपको यही उपाधि ना मिलेगी। उपाधियां इंग्लिश में नहीं पढ़ी जाएंगी। जो उन्होंने लिया है वह उसी परिप्रेक्ष्य में और उसी नाम पर ही पूछी जाती है। तो पराक्रम, यानी कि पराक्रम का मतलब आप समझ रहे हैं, बहादुर हैं, विजेता हैं और उनकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, पराक्रम है। कविराज की भी उन्होंने उपाधि लिखा। इसके बाद परम भट्टारक जैसी उपाधियां ये धारण करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में जो इतनी भारी भरकम उपाधियां ली जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? आईएएस में एक बार प्रश्न पूछा कि गुप्त काल में जो इतनी भारी भरकम उपाधियां जो राजा ले रहा है, आप अशोक की उपाधि आप देखे होंगे तो सिर्फ एक होगी। कौन सी उपाधि थी? देवनाप्री। मगर गुप्त काल के जो शासक हैं इतनी भारी भारी उपाधियां क्यों ले रहे हैं? इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। अशोक के काल में जो पूरी सत्ता केंद्र के पास थी, वहां कोई सामंत नहीं था और केंद्र ही अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता था। लेकिन गुप्त काल तक आते आते जो सत्ता का विभाजन हो जाता है, यानी राजा अपने शक्ति में कटौती करता है। आप देखते होंगे जो सामंत है वो ऑलरेडी महाराज बना बैठा हुआ है। तब जब सामंत से वो बड़े हो जाते हैं तो महाराजा धीराज की उपाधि ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि राजा अपनी शक्तियों में कटौती करता है और अपने अधीनस्थ सामंतों को कुछ अधिकार दे रखा है। तो आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि गुप्त काल में जो राजा इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? उसमें एक ऑप्शन होगा, राजा की शक्ति में कटौती हो रही है। तो राजा की शक्ति में क्या हो रही है? कटौती हो रही है। कारण क्या है कि वहां सामंत है और सामंतों के सामंत है, यानी सामंतों के अभी राजा बने हुए हैं और सामंत जो है अपने क्षेत्र में वो पूर्ण अधिकार रख रहा है। वो सिर्फ टैक्स देता है राजा को और टैक्स देने के बाद फिर वो मुक्त हो जाता है। वहाँ की सारी शासन व्यवस्था वो अपने हिसाब से डील करता है। लेकिन मौर्य काल में यह स्थिति नहीं है। मौर्य काल में राजा के अधिकारी हैं और केंद्र ही जो है प्रांत के भी अधिकारी की नियुक्ति करता है, जिले के भी अधिकारी की नियुक्ति करता है। लेकिन जब हम इसकी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राजा शक्तिशाली तो दिख रहा है, लेकिन उतनी शक्ति नहीं है जितनी मौर्य काल के राजा के पास थी। ये अपने शक्ति का हस्तांतरण कर दे रहा है, अपनी शक्ति को दे दिया है। यह जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं वो इस बात को ही इंगित करती हैं। अब बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है, आपसे कथन और कारण में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त काल के राजा कथन दे देगा, बड़ी बड़ी शक्तियां बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, कथन हो गया ए, और बी जो है उसका कारण दिया दिया कि उनकी शक्ति में कटौती हो रही थी। ए और आर दोनों सही है,
और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। यह समझने की बात है। तो ये समुद्रगुप्त, कविराज, पराक्रम, परम भट्टारक जैसे उपाधियां धारण करते हैं। और उनकी एक उपाधि और भी है, उसको भी लिख लीजिए, पृथव्या प्रतिरथ। आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के भी जो छात्र हैं उनको भी इसी भाषा में वो उपाधियां याद करनी होगी, ठीक है। पृथव्या प्रतिरथ का मतलब ये होता है जिसका पृथ्वी पर कोई शत्रु न हो, उसको आप लिख सकते हैं। पृथव्या प्रतिरथ का जो उन्होंने उपाधि ली थी उसका तात्पर्य यही होता है जिसका पृथ्वी पर कोई शत्रु न हो। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही जीत लिया है। यही तो हुआ। उपाधि लेने में जाता क्या है, कुछ नहीं। लेकिन यह तय है कि समुद्रगुप्त एक पराक्रमी शासक था और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें दो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। एक है एरड़ अभिलेख और दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसके जरा आप लोग लिख लीजिए। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो दो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। एक है एरड़ अभिलेख और दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इन दोनों के बारे में हमको इस शासक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। एरड़ जो अभिलेख है उसमें यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त इंद्र, आप लिख लीजिए, एरड़ अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के समान है। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के समान है। यह एरड़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में इस बात की भी जानकारी मिलती है कि उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? दत्त देवी। उसकी पत्नी का भी नाम आप नोट करें। उसकी पत्नी का नाम है दत्त देवी। और इसमें कहा गया है कि वह इंद्र है, वरुण है, यम है और कुबेर के समान है। इसका मतलब यह हुआ कि वह इतना प्रभावशाली शासक है कि वह इंद्र का मतलब विजेता भी है, वरुण का मतलब होता है नैतिक कार्य करने वाला भी है, यम का मतलब वह दंड देने वाला भी है और कुबेर का मतलब वो दानशील भी है। इन देवताओं की पहचान इसी में होती है। वरुण की पहचान किसमें की जाती है? ये नैतिकता के देवता माने जाते हैं। आप लोग ऋग्वेद पढ़े होंगे तो इसमें वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, नैतिकता के देवता। पूरे विश्व में ऐसी आइडियोलॉजी कहीं नहीं है। पूरे विश्व में कहीं भी नैतिकता का देवता नहीं मिलता है। यह सिर्फ भारत में मिलता है। पूरा विश्व इसके लिए रेडी है। वही रेडी इस मामले में है कि भारत में यह कहा गया है आप लाख ज्ञानी हों, लाख अच्छे हों, बहादुर हों, सब कुछ हों, मगर आप नैतिक नहीं हैं तो ये सब बेकार है। इसीलिए ऋग्वेद में वरुण देवता का बड़ा महत्व है। कहा कि आपको विद्वान होना ठीक है, बहादुर होना भी ठीक है, मगर इसके साथ साथ आपको नैतिक भी रहना होगा। तभी जो है आप अपने इन गुणों का विकास कर सकते हैं और समाज में आप योगदान दे सकते हैं। तो ऋतस्य गोपा यानी वरुण का बड़ा महत्व है। तो एरड़ अभिलेख जो है दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, स्पेशली इंद्र, वरुण, यम, कुबेर के समान विजेता है और इसकी पत्नी का उल्लेख मिलता है दत्त देवी। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप पढ़े होंगे, यह अशोक का था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया और इस प्रशस्ति पर 3 वंशों का लेख मिलता है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश। 3 वंशों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है और मुगल वंश में जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। और जहांगीर के साथ साथ मुगल वंश में बीरबल का भी नाम इस प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है। और इसके अलावा अशोक को जानते ही हैं और गुप्त काल में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी विस्तृत मिलती है। जब आप मौर्य काल पढ़े होंगे तो
इसमें बताया गया होगा कि इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की प्रेमिका या पत्नी, इतिहास में बड़ा स्पष्ट नहीं है, करुवाकी का नाम मिलता है, इसलिए इसको रानी का भी अभिलेख कहते हैं। और इस अभिलेख को समुद्रगुप्त की जीवनी भी कहा जाता है। कारण क्या है कि समुद्रगुप्त के जीवन से संबंधित बहुत सी घटनाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। और यह जो अभिलेख है, प्रशस्त अभिलेख, इसको लगवाया कौन था? समुद्रगुप्त का एक अधिकारी महादंडनायक तिलक भट्ट ने। समुद्रगुप्त का महादंडनायक तिलक भट्ट ने इस पर लेख उत्कीर्ण करवाया था। और इस लेख के जो रचयिता हैं वो हरिशेन हैं। इस लेख के जो रचयिता हैं वो कौन है? हरिशेन। इस लेख के रचयिता हरिशेन हैं। और इस लेख की जो भाषा है वो संस्कृत है। भाषा इसकी क्या है? संस्कृत है। और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। और संस्कृत में जो हम लोग जो लिखते हैं जिस शैली में, वो कौन सी लिपि लिखते हैं? अगर हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं तो रोमन लिपि लिखते हैं। लेकिन उस समय भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन लिपि जो है, यानी जो हम ध्वनि उच्चारण करते हैं उसको किस वर्ड में कैसे लिखें, उसका एक तरीका होता है सबका। तो उस समय ब्राह्मी लिपि जो है काफ़ी प्रचलित थी। तो उस लिपि पर जो उस अभिलेख में जो लिपि है वह ब्राह्मी है। गलती से देवनागरी मत मारिएगा। और जो इसकी शैली है वो चंपू शैली है। चंपू शैली का मतलब आप लोग समझते हैं? जो गद्य और पद्य में लिखा जाए, जिस कथन को गद्य और पद्य में लिखा जाए उसी को चंपू शैली कहा जाता है। यानी पोइट्री और प्रोज दोनों में लिखा जाए तो उसमें कुछ लाइनें गद्य में है और कुछ लाइनें पद्य में है, तो इसलिए उसको चंपू शैली भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्त से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं लिपि को लेकर के। लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है। अशोक की भी जो लिपि थी वो भी कैसी थी? ब्राह्मी थी। भाषा कौन सी थी? पाली। कंफ्यूज हो रहा है? आप रिवाइज किया करिए। परीक्षा में सफल होने का दूसरा उपाय है अपने जो आप पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज करें। अगर आप पढ़ करके उसको छोड़ देंगे तो फिर वो बड़ा कठिन हो जाता है। और कंपटीशन की भी डिमांड यही है कि बार बार उसको स्मरण करते रहें, नहीं तो भूल जाती है चीज़ें। ये हाँ बताइए। हाँ, अशोक का ही ये मूलतः स्तंभ लेख है। और उसी लेख पर समुद्रगुप्त ने भी, हाँ, उसी पर उसके नीचे इन्होंने भी अपना लेख लिखवाया। और उसको लिखवाने का काम तिलक भट्ट ने किया। और लिखवाया किससे? हरिशेन से। इसलिए हरिशेन उसके रचयिता हैं और उसको लिखवाने का जो काम करते हैं तिलक भट्ट करते हैं, क्योंकि वो महादंड नायक हैं उस समय के वहाँ के। समझ में आ गया? लिपि नहीं, भाषा। हाँ हाँ, उसमें अलग है। अशोक का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था और अशोक इतना बुद्धिमान शासक था, मैं बता दूं, कि वह अपने स्तंभों को बड़ा खूबसूरत बनाता था और इतना सुंदर बनाता था। उस पर राजाज्ञाएं होती थी। आप देखे होंगे कि जब कोई प्रचार करना होता है तो एक बड़े सेलिब्रिटी से प्रचार कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? वो आपको अट्रैक्ट करता है। सचिन तेंदुलकर कलम की प्रचार करें तो कई लोगों को संदेश में जाएगा। तो इसीलिए वो अपने स्तंभों को इतना खूबसूरत ढंग से बनवाता था और वहाँ की लोकल भाषा में वो चीज़ें अपनी राजाज्ञाएं लिखवाता था जो वहाँ की लोग भाषा समझते थे।
इसीलिए उसकी कई भाषाओं में उसके लेख मिलते हैं, क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो अशोक के बारे में आपको विस्तृत बताया गया होगा, उस पर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रशस्त लेख में हमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो आप एक हेडिंग डाल दीजिए, समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में मुख्यतः 3 विजय किया था, और उसमें है, पहला है आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। आर्यावर्त शब्द आप लोग परिचित होंगे। भारत का नाम आर्यावर्त है, आधा जानकारी है। मैंने ये बताया कि यह विंध्य पर्वत है, यह विंध्य पर्वत है, यह पूरब का हिस्सा है, पूर्वी सागर है, और ये पश्चिमी सागर है, और यह उत्तर का हिमालय क्षेत्र है। मनुस्मृति में कहा गया है कि हम आर्यावर्त किसको कहते हैं? पूर्वी सागर, पश्चिमी सागर, विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच के भूभाग को हम आर्यावर्त कहते हैं। क्लियर? आर्यावर्त यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक के भाग को, दक्षिण भारत के भाग को हम आर्यावर्त के अंतर्गत नहीं करते। आपसे पूछा जाएगा कि आर्यावर्त किसे कहते हैं, या किस स्मृति में आर्यावर्त को परिभाषित किया गया है। यानी जो हमारा विंध्य पर्वत है, यह हमारे भारत के बीचों बीच से निकलता है, और दक्षिण में विंध्य, उत्तर में हिमालय, पश्चिमी सागर यानी कि बंगाल सागर, बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर के बीच का जो भूखंड है उसी को आर्यावर्त कहा गया है। तो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध यह स्पष्ट करता है कि समुद्रगुप्त यानी इसी भूभाग के अंदर बसने वाले जो शासक हैं उन्हीं को पराजित किया है। यानी इसमें दक्षिण भारत के शासकों का लेना देना नहीं है। तो आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में समुद्रगुप्त ने 3 प्रमुख शक्तियों को पराजित किया, और वो 3 राजवंश थे, अच्युत, नागसेन और कोलकुतज। पहला है अच्युत, नागसेन, कोलकुतज। ये 3 राजवंश थे। 3 राजवंशों की सेनाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। अच्युत, नागसेन, कोलकुतज। आर्यावर्त का ये प्रथम युद्ध है, और ये छोटे छोटे गणराज्य थे। और इस तरीके से समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का जो ये विस्तार है अब धीरे धीरे यहां तक करना शुरू कर दिया। साम्राज्य विस्तार तेजी से हो रहा है इसका। इसके बाद इसी अभिलेख में हमको दक्षिणापथ का भी युद्ध की जानकारी मिलती है। तो दूसरा युद्ध जो समुद्रगुप्त करता है, दक्षिणापथ का युद्ध। दूसरा है दक्षिणापथ का युद्ध। समुद्रगुप्त की जो दूसरी विजय है वह दक्षिणापथ का युद्ध है। इस युद्ध में वह दक्षिण भारत के 12 राजाओं को एक साथ पराजित करता है। दक्षिण भारत के 12 राजवंशों को एक साथ पराजित करता है। इसी विजेता को देखते हुए स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। यानी ये झुंड के झुंड राजाओं को एक साथ पराजित कर देता था। यानी दक्षिणापथ का जो युद्ध है, इस युद्ध में यह 12 राजाओं के समूह को पराजित करता है। 12 राजाओं में कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कांची के गोपराज, देवराष्ट्र के कुबेर,
पलक्कड़ के उग्रसेन, बेंगी के हस्तिवर्मा। बाकी आप अपने होमवर्क में इसको ढूंढिएगा। 12 पढ़ना जरूरी है। अगर आईएएस का पेपर देना है तो 12 का नाम जानना जरूरी है। ठीक है, बुक आप लोगों के पास होगी, किताब पढ़ते हैं, कौन सी किताब रखें हैं? अगर प्रीलिम्स में जीएस के तौर पर अगर तैयारी करनी है आईएएस में, तो केसी श्रीवास्तव एक अच्छी बुक मानी जाती है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। मेंस पढ़ना हो तो एन झा, आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी बेस है, और एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। जूनियर सर जो है आप लोगों को बार बार प्रेरित करते रहते हैं इसके लिए। और कंपटीशन का प्रथम पहलू ही, प्रथम किताब आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, और यह कक्षा 6 से होना चाहिए, 6 से लेकर के हाई स्कूल तक। और फिर जिस विषय को आप अपना रखते हैं मेंस में, वह विषय है तो इंटर तक पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। आए? हाँ हाँ, आवाज़ नहीं, क्या कहने बोलो? हाँ, हस्तिवर्मा, हस्तिवर्मा ही मिलेगा। हाँ हाँ, ढूंढ लीजिएगा, ये होमवर्क में आपके दे रहा हूँ। ठीक है, 12 नाम आप लोग जो है इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि आईएएस के पेपर देंगे तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद जब समुद्रगुप्त दक्षिण की तरफ अभियान किया हुआ था, तो आर्यावर्त के बहुत से राजवंश उसके साम्राज्य में उदंडता प्रारंभ कर दिए, और फिर उसके मार्ग को भी उन्होंने बड़ा अवरुद्ध किया। तो इसको देखते हुए उसने एक आर्यावर्त का युद्ध और करता है, और इसको कहा जाता है आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। तीसरा जो युद्ध किया था वो है आर्यावर्त का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध, और सॉरी द्वितीय युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। देखिएगा, इस युद्ध में उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया था। इसमें कितने लोगों को पराजित किया था? 9 राजवंश थे, उनको ये पराजित करता है। और 9 राजवंशों में नाम आप लिख लीजिए। नागसेन को पहले भी पराजित किया था, फिर उदंडता करने लगे थे। नागानंद भी एक थे, नागादत्त, नंदी थे, गणपतिनाथ, मित्तल, बाकी ढूंढिएगा। ठीक है, होमवर्क में आपके है, 2-4 बच्चे हैं, उसको ढूंढ कर लिखिएगा। 9 है, नागसेन है, नागदत्त है, नंदी है, गणपतनाथ, मित्तल और 2-3 हैं। तो आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में 9 शासकों को पराजित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर भारत के कितने राजाओं को पराजित किया है? कितनी बार पराजित किया? लगभग ये भी 12 हो गए। दोबारा भी पराजित किया था इन लोगों को। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि उत्तर भारत में यानी आर्यावर्त के जिन राजाओं को पराजित किया, उसके साथ वो एक पॉलिसी लाया, और उस पॉलिसी का नाम है प्रसभोद्धरण। आप लिख लीजिए कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के दोनों युद्धों में पराजित करने के बाद उनके साथ आर्यावर्त के दोनों युद्धों में पराजित करने के बाद उन राजवंशों के साथ प्रसभोद्धरण की नीति अपनाया। प्रसभोद्धरण
प्रस्भोद्रण की नीति अपनाया। आर्यावर्त के दोनों युद्धों में राजवंशों को पराजित करने के बाद उसने उनके साथ प्रस्भोद्रण की नीति अपनाया। ये प्रस्भोद्रण है क्या? विलय की नीति है। क्या है? उनको पराजित करने के बाद उस साम्राज्य का विलय कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आप लिख लीजिए, प्रस्भोद्रण का तात्पर्य है विलय करना, आपस में मर्ज कर लेना, मिला लेना। उसने जो नीति अपनाई वो प्रस्भोद्रण की नीति अपनाई आर्यावर्त के युद्ध के साथ। इसके बाद उसने दक्षिण भारत में जो युद्ध किया और इस बेल्ट में जिन राजाओं को इसने पराजित किया उनके साथ उसने अलग नीति अपनाई और उस नीति को कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। लिख लीजिए, दक्षिणावर्त के राज्यों के साथ उसने दक्षिणावर्त के राज्यों के साथ उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया। ये चीजें है क्या? इसका मतलब ये होता है कि उनको ग्रहण किया, अपने कब्जे में लिया, फिर उनको मोक्ष प्रदान कर दिया, यानी उनको छोड़ दिया। ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, छोड़ने से पहले वो कुछ शर्त रखता है। यानी दक्षिण भारत के जो राज्य थे इतने दूरी पर थे कि एक राजा को वहां तक कंट्रोल करना काफी कठिन था। तो इसलिए वो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ पराजित करके, उनसे टैक्स और नजराना लेकर के, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपनी दया पर छोड़ दिया। तो यह ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त किन राज्यों के साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी? आप ध्यान दीजिएगा, शब्द यही होंगे, शब्द को अपने हिसाब से ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। आपको समझना होगा कि उसकी ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या है, यानी विलय नहीं करना, नजरानी के साथ उसको अपना अधीनस्थ बना करके छोड़ देना। यानी आप वहाँ का शासन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमको साल में या महीने में जो टैक्स देना है, नजराना देना, आपको भेजते रहना होगा। तो इसीलिए दक्षिण भारत के राज्यों के साथ उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई और यह उसकी बहुत ही व्यवहारिक नीति मानी जाती है। उस समय दूर संचार व्यवस्था इतनी डेवलप नहीं थी कि यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर शासन को डील करे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक जो है बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए उन बड़ी ही व्यवहारिक नीति को अपनाया और इसी नीति को औरंगजेब नहीं अपना पाया। इसीलिए जब औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति की तुलना की जाती है तब माना जाता है कि अगर यह समुद्रगुप्त की पॉलिसी अपनाया होता तो वो काफ़ी सफल रहा होता। अकबर ने भी यही पॉलिसी अपनाया था, दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भी उसने यही पॉलिसी अपनाया था जो समुद्रगुप्त ने अपनाया था। सल्तनत काल में भी जब हम पढ़ेंगे तो सल्तनत काल के भी शासक मोहम्मद बिन तुगलक इस नीति को न अपनाने की वजह से वो काफ़ी परेशान रहा, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण भारत में शासन करना कठिन था। उस समय दूर संचार परिवहन की व्यवस्था इतनी उत्तम नहीं थी कि उनके साथ डायरेक्ट विलय करके वहाँ पर शासन नहीं किया जा सकता था। तो इसने दक्षिण के साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई और फिर उत्तर भारत के राज्यों के साथ आर्यावर्त के प्रस्भोद्रण की नीति अपनाई। ये चीज़ें आपको समुद्रगुप्त के बारे में समझ में आ रहा है। इसके बाद समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन सिक्कों के बारे में भी हम जानकारी ले लें। उन सिक्कों से भी प्रश्न आपके आते हैं, तो आप लिख लीजिए समुद्रगुप्त के सिक्के। सिक्कों के प्रकार कैसे थे, उन प्रकारों से प्रश्न जो है आते हैं प्रीलिम्स में। जैसे मैंने बताया था कि कुमारगुप्त प्रथम का राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार, लिच्छवी प्रकार, अगर ये सिक्के आए तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाता है। उसी तरह इनका जो सिक्का है, पहला लिखिएगा अश्वमेध प्रकार का सिक्का, अश्वमेध
मेध प्रकार का सिक्का। इस सिक्के से क्या पता चलता है कि यह अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। आप लोग जब मौर्योत्तर काल वैदिक काल पढ़े होंगे तो कई यज्ञों के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में पढ़े होंगे। उसी में एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। रामायण में भी उल्लेख मिलता है, राम ने कराया था, लव कुश कांड में आप लोग पढ़े होंगे। वो बताता है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, जो उस घोड़े को पकड़ लेता है माना जाता है कि वह उसकी सत्ता में नहीं है, तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक है जो अपने साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसीलिए इसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किया था। दूसरा है परशु प्रकार का सिक्का। परशु प्रकार का सिक्का परशु प्रकार, परशुराम का नाम सुने होंगे। परसा लेकर चलते अपनी माँ की गर्दन उन्होंने काट दिया था, है एक कहानी, एक दृष्टांत मिलता है। तो इन्होंने भी, एक राजा है जो परसा लेकर के वो दिखाया गया है कि वो खड़े हैं, उनकी मूर्ति जो उस पर अंकित है, तो इसलिए उसको जो है परशु प्रकार का सिक्का जो है कहा गया है। इसके बाद व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का, व्याघ्र का मतलब शेर। इससे प्रदर्शित होता है कि वह शिकार करने के शौकीन थे। इसको जानना होगा। कारण क्या है कि व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का हम गुप्त काल के आगे चंद्रगुप्त का भी देखेंगे, लेकिन चंद्रगुप्त ने जो व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का जो लागू किया, उसके पीछे उसका उद्देश्य दूसरा है। वह सिक्का ये प्रदर्शित करता है कि उसने शकों को पराजित किया है, मगर व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त का यह प्रदर्शित करता है कि वह आखेट करने का शौकीन था। उसमें नहीं होगा कि वो किसी युद्ध में किसी शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में यह सिक्का जारी किया, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके बाद जब चंद्रगुप्त द्वितीय का पढ़ेंगे तो यह सिक्के का अर्थ अलग निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इससे प्रदर्शित होता है कि वो शिकार करने के शौकीन थे। और अंतिम सिक्का है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, वह है वीणा वादन प्रकार का सिक्का। वीणा वादन, वीणा शब्द आप समझ रहे हैं, वीणा वादन प्रकार का सिक्का। इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीतज्ञ भी है। वह वीणा बजाता हुआ, उसका चित्र जो है सिक्के पर अंकित है, इसलिए उसको वीणा वादन प्रकार का सिक्का कहा जाता है। परीक्षा में बहुत आता है। दो ही राजा ऐसे हैं जो वीणा बजाते थे, एक समुद्रगुप्त था और एक कौन है, औरंगजेब था। ठीक है, तो वीणा वादन प्रकार का जो सिक्का है वह समुद्रगुप्त का है। अश्वमेध प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का, वीणा वादन प्रकार का सिक्का। समुद्रगुप्त से संबंधित कोई प्रश्न है क्या आपका? गुप्त काल में आप जो इतनी जो चर्चा किए हैं, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ पूछने लायक है? कविराज का मतलब ये होता है कि कविताएं करने वाला। तो इनको कविराज की भी उपाधि जो है उसमें प्रयाग प्रशस्ति में जो है दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि ये कविराज भी थे। इसका मतलब यह है कि वो कुछ लेखन कार्य भी करते रहे होंगे। ठीक है, वीणा वादन तो क्लियर है, क्योंकि इससे यह प्रदर्शित होता है कि वह जो है वीणा बजाते थे, इसलिए उनको वीणा वादन प्रकार के सिक्के हुए। कारण क्या है कि हम उनके इतिहास को उस काल के समकालीन जो लेख मिलते हैं उसी के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। अब ऐसा उनकी कोई पुस्तक नहीं मिली है जिससे वो लगा कि वो कोई कविता लिखे हों, लेकिन कविराज जो है वहाँ पर लिखा है तो हम मानकर चलेंगे कि कविराज हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय एक और घटना घटित हुई थी
श्रीलंका के राजा उस समय मेघवर्णन थे, मेघवर्ण, और उन्होंने समुद्रगुप्त को एक नजराना भेजा, भारी मात्रा में उपहार भेजा, और उपहार के साथ साथ उन्होंने एक सिफारिश भी की थी। सिफारिश यह थी कि श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु गया में बहुत आते थे, जहाँ बोधि वृक्ष है, और वहाँ पर उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए वह एक विहार बनवाना चाहता था। इसीलिए उसने अपना एक दूतमंडल समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीएस के रूप में कई परीक्षाओं में अक्सर ये आता रहता है। तो आप लिख लीजिए कि श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूतमंडल भेजा। समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूतमंडल भेजा। उसी के साथ उसने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध विहार बनवाने के लिए इजाज़त मांगा। ठीक है, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुप्त काल में, ये शासकों के कुछ जो वर्क हैं उससे संबंधित किए रहे हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनकी रही हैं। मगर जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़े ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वह गुप्त काल के सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा आते हैं। हम लोग अगले क्लास में गुप्त काल की शासन व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, समाज पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह का समाज था, कैसे परिवर्तन हो रहा था इतिहास में, ये सब सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। आप लोग मौर्योत्तर काल में एक शब्द सुने होंगे, कलयुग। सुना है कि नहीं आपने? कलयुग शब्द आप लोग सुनते हैं? सुनते हैं। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है। और एक शब्द सुनते होंगे मलेच्छ। दो शब्द, कलयुग और मलेच्छ, इतिहास में ये शब्द मिलने को आता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हिंदुस्तान में जिस दिन मलेच्छ शब्द की उत्पत्ति हुई उसी दिन से भारतीय समाज पतनशील अवस्था में चला गया। मलेच्छ शब्द का आप लोग क्या अर्थ समझते हैं? मलेच्छ का मतलब अछूत से मतलब होता है कि उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध, कोई बातचीत, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाया जा सकता है। वह अछूत है, बेकार है, निकृष्ट है। और यह जो शब्द था किसके लिए प्रयोग किया गया था? सबसे पहले विदेशी आक्रांताओं के लिए। जो शक, कुषाण आए, हूण आए, उन्हीं के लिए जो शब्द आया वो मलेच्छ आया। मगर यह मलेच्छ हमारे समाज की संस्कृति में भी आ गया और जिसने हमारे समाज में छुआछूत को बढ़ावा दिया और इस छुआछूत ने हमारे समाज को तोड़ा। और जब समाज टूटता है तो फिर देश की राजनीतिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है और जब देश की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होती है तो फिर हम गुलामी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मलेच्छ शब्द ने ही हमें गुलाम बनाया, सामाजिक रूप से दास्ता की तरफ ले गया। और एक शब्द था कलयुग। यह कलयुग जो शब्द है यह मौर्योत्तर काल में आया था, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक शक्तियां जो है भारत में आने लगी। रोम के साथ भारत का व्यापार जब हो रहा था तो भारत में नई नई शक्तियां उदय हो रहा था। लोग पैसे वाले हो रहे थे और जो पहले से समाज में अपना वर्चस्व जमाए हुए थे उनकी स्थिति अब कमज़ोर होने लगी थी, उनको चुनौती मिलने लगी थी। तो जब उनको चुनौती मिली तो उन्होंने कलयुग शब्द लाया। कलयुग शब्द लाने का मतलब यही होता है कि जो आने वाला कल है वो खराब है। आने वाला कल
खराब है, आने वाला समय खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसके लिए खराब है? उनके लिए खराब है जो पहले से समाज पर अपना दबदबा बनाए हुए थे और उनको नई नई शक्तियां उभर रही हैं और इन नई शक्तियों से उनको चुनौती मिल रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह आने वाला समय खराब है। और इसी आधार पर आप लोग पढ़े होंगे कि मौर्योत्तर काल को अंधकार काल कह दिया गया, क्योंकि वहां पर कलयुग शब्द उस काल में जो आता है वह अपने आप में पीसेस में भी, आईएएस में भी प्रश्न पूछा है कि कलयुग की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो कलयुग की अवधारणा यही है, आने वाला समय खराब नहीं है। खराब उनके लिए है जो समाज में पहले से अपना दबदबा बनाए हुए थे, जो अभिजात थे। अब उनको नई नई शक्तियां यानी वैश्य वर्ग का उदय होने लगा, शूद्रों की स्थिति सुदृढ़ होने लगी, तो अब उनको चुनौती देने लगे। तब उन्होंने कहा कि अब ये शक्तियां आगे बढ़ रही हैं, इसलिए आने वाला समय मेरा खराब है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो अवधारणा आई वो कलयुग की आती है। गुप्त काल में हम जब पढ़ेंगे तो ये सारी अवधारणाओं के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन इसका करेंगे और उसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिप्रेक्ष्यों पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम जो है कम रह गया है। गुप्त काल से संबंधित मैं चाहूँगा कि अगले क्लास में जब आप आएँ तो गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन करके आएँ। अगर आप इसको पढ़कर आते हैं तो हमारे लेक्चर को आप बहुत सावधानी से और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है? बढ़िए। श्रीलंका, इनका प्रश्न यह है कि मेघवर्ष जो श्रीलंका का शासक था वहाँ पर बौद्ध विहार बनवाने के लिए उन्होंने क्यों कहा था? स्वाभाविक है कि जब कोई कहता है तो उसके वह कहीं न कहीं उस मान्यता को मानने वाला था। मेघवर्ष बौद्ध अनुयायी था और वहाँ के लोग जो है बौद्धिस्ट थे, तो और गया जो है उनका तीर्थस्थल था श्रीलंका के लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और वहाँ पर भारी संख्या में जाते थे तो उनको ठहरने के लिए स्थानों की कमी पड़ती थी। तो इसलिए यहाँ के राजा से उसने इजाज़त मांगा था कि हमको वहाँ बौद्ध विहार बनवाने की इजाज़त दिया जाए, जैसे धर्मशाला, ताकि हमारे बौद्ध भिक्षु जब जाएं तो उनको वहाँ रहने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। ठीक है? आए? कल आपको मैसेज गया होगा, कल ऑफ रहेगा, परसों 3 तारीख को। ठीक है? हाँ, कल छुट्टी है 2 को। मैसेज तो आप लोगों के पास जाता ही होगा। अच्छा, जाता नहीं है? कल छुट्टी है, 2 तारीख को नई क्लास है, 3 को है। ठीक है? हाँ, मेरी ही क्लास रहेगी। और मैं इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ वर्तमान में। यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है विद्यालय, इसीलिए टाइम चेंज किया गया। हाँ? नहीं, SRS इंटर कॉलेज में है। अच्छा अच्छा। तो सही, ठीक है। आप लोग जो है पढ़िए और प्रगति करिए, खुश रहिए। तो ये गुरु शिष्य का आदर है। ठीक है? और ज़माना धीरे धीरे बदलता गया, गुरु शिष्य की परंपरा भी कम होती चली गई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा था कि कलयुग में यानी आने वाला जो समय होगा, गुरु शिष्य में जो संबंध होगा वो अंधे और बहरे का होगा। अंधे बहरे समझ रहे हैं? गुरु जो है अपने विद्यार्थियों के गलतियों को नज़रअंदाज करेगा और गुरु जो पढ़ाएगा बच्चा सुनेगा नहीं। ठीक है? तो अंधे और बहरे का था, लेकिन उसमें भी संस्कार लगा है और ये काम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।